Hello everyone, welcome my Sarkozy class. Good afternoon, all of you. Today's session glossary of literary terms. M.H. अब्राहम जी की बुक है। इस बुक के बेस पर एमसीक्यूज मैं आपके समझ प्रस्तुत कर रहे हैं और ये एमसीक्यूज सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। इस सेशन में पेपर वाज इंट्रोड्यूस्ड टू यूरोप बाय विच ग्रुप एंड इन विच सेंचुरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है? आर्म्स 8th सेंचुरी, बी चाइनीज 1st सेंचुरी, सी जर्मन्स 15th सेंचुरी, डी रोमन्स 2nd सेंचुरी। पेपर की जो पहचान है, पेपर किस शताब्दी में किस ग्रुप के माध्यम से यूरोप में इसका परिचय हुआ, आपको सर्च करना है। इसका राइट आंसर क्या है कि पेपर का जो परिचय है, पेपर कब जाना गया यूरोप में और किस ग्रुप के माध्यम से ये वहां उसकी पहचान हुई। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपको सर्च करना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा? पेपर वाज इंट्रोड्यूस्ड टू यूरोप बाय विच ग्रुप एंड इन विच सेंचुरी। यूरोप में पेपर का जो परिचय हुआ, पेपर अरब के लोगों ने 8th सेंचुरी में इसका परिचय कराया और इसका राइट आंसर है ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, हु इज द फादर ऑफ ब्लैंक वर्स। इस प्रश्न से सभी लोग आप परिचित हैं कि हु इज द फादर ऑफ ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स ये आल-ऑफ-सरे के द्वारा इंग्लिश में इसकी पहचान हुई, अंग्रेजी भाषा में इसकी पहचान हुई। आल-ऑफ-सरे के द्वारा इसका परिचय हुआ और इसे पोइट्री में आल-ऑफ-सरे के द्वारा प्रयोग हुआ शुरुआत में, प्रारंभ में। और इसे एलिजाबेथ में क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा उन्होंने अपनी ड्रामा में क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा अत्यधिक प्रयोग हुआ है और इसके बाद शेक्सपियर ने पॉपुलराइज किया। इसलिए इसे ऑप्शन सी मार्लो को फादर ऑफ ब्लैंक वर्स भी कहा जाता है। इस प्रश्न में बहुत से लोगों को डाउट है और इसमें शेक्सपियर, मार्लो, आल-ऑफ-सरे ये तीन राइटर जो हैं फेमस हैं। यदि इसमें ऑप्शन में इनमें से मार्लो, शेक्सपियर, आल-ऑफ-सरे नहीं है तो हमें मार्लो टिक करना है। इस प्रकार मार्लो राइट आंसर बन जाता है कि मार्लो के द्वारा एलिजाबेथन एज में अपने ड्रामा में अत्यधिक प्रयोग किया और उसे फेमस किया। ब्लैंक वर्स की पहचान हुई। तो राइट आंसर है सी मार्लो। व्हाट प्राइमरीली कैरेक्टराइजेज ब्लैंक वर्स इन पोइट्री। क्या मुख्य रूप से ब्लैंक वर्स की पहचान है या जाना जाता है, उसका क्या विशेषता है? इट मेक्स यूज ऑफ कपल थ्रू आउट, इट इज रिटन इन फ्री वर्स विद नो रेगुलर मीटर, इट ऑलवेज कंटेन्स इंड राइम्स। बी ऑप्शन, इट कंसिस्ट ऑफ अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। ये बहुत आसान
और हर प्रैक्टिस सेट में इस प्रकार के सवाल आपको मिलते हैं। ये इजी सवाल, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, इन विच लिटरेरी पीरियड डिड ब्लैंक वर्स बिकेम ए पॉपुलर फॉर्म फ्रॉम ड्रामेटिक वर्क्स। प्रश्न है कि किस साहित्यिक काल में ब्लैंक वर्स बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। ड्रामेटिक वर्क्स, जो ड्रामेटिक नाटकीय में या नाटकों में किस पीरियड में ब्लैंक वर्स को बहुत ही प्रसिद्धि मिली, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? विक्टोरियन पीरियड, रोमांटिक पीरियड, मॉडर्निस्ट पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड। इस प्रश्न का राइट आंसर है डी। एलिजाबेथन पीरियड में ही ड्रामेटिक राइटर क्रिस्टोफर मार्लो एवं शेक्सपियर के द्वारा एलिजाबेथन युग में इस ब्लैंक वर्स बहुत अधिक फेमस हुआ। तो राइट आंसर है डी, एलिजाबेथन पीरियड। नेक्स्ट, द ब्लूम्सबरी ग्रुप वाज प्राइमरीली, जो एक ग्रुप है, यह ग्रुप द ब्लूम्सबरी ग्रुप मुख्य रूप से जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? यह एक एन इनफॉर्मल एसोसिएशन, यह एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा एक समूह है, यह एक ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह है लेखकों का जो आर्टिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स है। किन लोगों का समूह? ऐसे लोगों का समूह, एक अनौपचारिक राइटरों का समूह जो बौद्धिक एवं बुद्धिजीवियों एवं लेखकों एवं कलाकारों का एक समूह है। किसका समूह है? एन इनफॉर्मल, एक अनौपचारिक एसोसिएशन से संबंधित आप राइटर, लेखकों का, आर्टिस्ट और कलाकारों का, एंड इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवियों का, बुद्धिजीवियों, कलाकारों एवं राइटरों का, लेखकों का एक ऐसा समूह, एक अनौपचारिक समूह है। एक इसे द ब्लूम्सबरी ग्रुप कहा जाता है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, द ब्लूम्सबरी ग्रुप हैड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग विच पीरियड। यह ग्रुप, ब्लूम्सबरी ग्रुप, जो महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित था, किस काल में एक ब्लूम्सबरी ग्रुप जो है किस काल में अत्यधिक प्रभावित था, किस काल से प्रभावित था? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बी ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज, सी ड्यूरिंग द रिनेसेंस और डी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न को समझना है कि ब्लूम्सबरी ग्रुप हैड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग विच पीरियड। इसकी एक प्रभावित था, जो ब्लूम्सबरी ग्रुप जो है अत्यधिक किस युग से प्रभावित था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अत्यधिक इन्फ्लुएंस प्रभावित हुआ। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, ओरिजिनली द वर्ड बम्बास्ट मीन्ट। बम्बास्ट का मुख्य रूप से इसका अर्थ क्या है? इस बम्बास्ट का अर्थ क्या है? इसका क्या अर्थ है? ए ऑप्शन, रॉयल प्रोक्लामेशन, बी कॉटन स्टफिंग, सी इनफ्लेटेड ईगो, डी लॉर्ड म्यूजिक। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, कॉटन स्टफिंग।
रुई का, या हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि 16वीं शताब्दी के मध्य, 16वीं शताब्दी के मध्य अंग्रेजी भाषा में एक शब्द आया जिसका अर्थ है कि जो रुई, जो कपास से रुई निकलती थी उसका जो गट्ठर बनाया था उसे भरने के लिए रुई का, या हम कहें कि कपास की भराई, कपास की भराई का इसका मीन्स है कि उसी समय इसका मध्यकाल में इसका प्रयोग हुआ। तो राइट आंसर है कॉटन स्टूफिंग, कपास की भराई। नेक्स्ट, वेयर डिड वीट राइटर्स ऑफन परफॉर्म। जो वीट राइटर्स हैं प्रायः वो कहां पर, किस स्थान पर परफॉर्म्स करते थे अपनी पत्रिकाओं को, अपनी जो लेखांश हैं उनको अत्यधिक किस एरिया, किस जगह पर वो अपना आदान प्रदान करते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यह अमेरिका के साहित्यिक आंदोलनकारी थे। यह जो है वीट राइटर्स क्या हैं? एक अमेरिका के आंदोलनकारी थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अमेरिकी समाज एवं संस्कृति के प्रति अपनी जो है भिन्न दृष्टिकोण रखते थे। तो इस के माध्यम से, अपनी पत्रिकाओं, अपने लेखों के माध्यम से उनका जो है परफॉर्मेंस, एक कॉफी हाउस जहां लोग चाय पीने आते थे उस जगह पर वो उसका प्रदर्शन करते थे, और वहीं पर पब्लिक, वो जो स्थान होते, जो दूसरे स्थान होते थे पब्लिक प्लेस, जहां पर सार्वजनिक स्थान होते थे, उन स्थानों पर बीट राइटर्स अपनी परफॉर्मेंस देते थे। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, व्हिच वैल्यू वर द बीट राइटर्स अपोजिट टू। किस वैल्यू को बीट राइटर्स के विरोध में थे? इसका राइट आंसर क्या है? कल्चर एंड आर्टिस्टिक फ्रीडम, बी एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंड मोरल कन्वर्सनैलिटी, एंड सी प्यूरिटिनिज्म अलॉन दी ओनली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बीट राइटर्स किसके विरोध में थे? बीट राइटर्स किसके विरोध में थे आपको बताना है। ए एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंड मोरल कन्वेंशनैलिटी, ए संस्थान विरोधी एवं नैतिकतावाद, नैतिक जो है नैतिक रूढ़िवादिता, ये उसके विरोध में थे। अमेरिकी लोग इसके विरोध में थे। क्या है, 1940 में जो बीट राइटर हैं 1940 में और 1950 में के दशक में साहित्यिक आंदोलन चल रहा था, और एक मुख्य धारा थी कि अमेरिकी सांस्कृतिक और नैतिकतावाद और सामाजिक परंपरा के विरोध में, नैतिकतावाद के विरोध में ये जो है बीट राइटर्स आंदोलन कर रहे थे। ये उस समय ईसाई धर्म के आदर्शवाद के विपक्ष में थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, ब्लैंक वर्स कंसिस्ट ऑफ लाइन रिटन इन विच मैटर। कि जो ब्लैंक वर्स है
उसकी लाइन लिखी जाती है, किस में लिखी जाती है, किस मीटर में लिखी जाती है, आपको सर्च करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा? क्या इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा? यह जो लाइन है इसका राइट आंसर है बी। बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइम्बिक पेंटामीटर में प्रत्येक लाइन लिखी जाती है और इसमें टेंस लेवल होते हैं। कितने होते हैं? टेंस लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं? टेंस लेवल होते हैं। और टेंस लेवल बिटवीन अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस, बिटवीन अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, blank verse is defined as verse that is। blank verse डिफाइनिट करता है काव्य को राइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, राइम्ड कपलेट, फ्री वर्स विद नो मीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न, who first introduced blank verse? Who first introduced blank verse into English literature through translation of Virgil's Aeneid? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जॉन ड्राइडन, अर्लाफ सरे, सर फिलिप सिडनी, थॉमस कीट। इससे पहले प्रश्न में हमने बताया कि इंग्लिश साहित्य में ब्लैंक वर्स को परिचय कराने वाले राइटर अर्लाफ सरे हैं। इनके माध्यम से अंग्रेजी में ब्लैंक वर्स से जाना गया, लेकिन एलिजाबेथन युग में क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा उसकी प्रसिद्धि मिली और उन्होंने अपने ड्रामा में उसे अत्यधिक मात्रा में उसका प्रयोग हुआ और उसके बाद शेक्सपियर ने उसे और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो सबसे पहले उसका इंट्रोड्यूस कराने का श्रेय जो जाता है इन अर्लाफ सरे को जाता है। नेक्स्ट, which Wordsworth poem is mentioned as an example of blank verse? वर्ड्सवर्थ की किस कविता में मेंशन किया गया है एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक वर्स? अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ का किस वर्क है या कौन सा वर्क है जिस वर्क में ब्लैंक वर्स का प्रयोग हुआ है? ऐसी विलियम वर्ड्सवर्थ की इन ऑप्शनों में किस कविता को उन्होंने अपने इस ब्लैंक वर्स में लिखा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन माइकल, बी द प्रिल्यूड, सी टिंटन-नेवी, डी लूसी ग्रे। इस प्रश्न का आपको राइट आंसर चुनना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर, और यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, which major novelist was a member of the Bloomsbury group? किस बहुत बड़े उपन्यासकार एक सदस्य रहे हैं ब्लूम्सबरी ग्रुप के? ब्लूम्सबरी ग्रुप के एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं। तो इसमें से इन 4 ऑप्शन में किस राइटर को आप इसका मेंबर मानेंगे? जॉर्ज इलियट, जैन ऑस्टन, वर्जीनिया वोल्फ और शार्लेट ब्रॉन्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी वर्जीनिया वोल्फ, इसका राइट आंसर है।
वर्जीनिया वोल्फ। लंदन के 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो लेखकों को या बुद्धिजीवियों की जो समूह था, जो लेखकों, बुद्धिजीवियों एवं कलाकारों का जो समूह था, उसे हम ब्लूम्सबरी ग्रुप कहते थे। और यह जो है 20वीं सदी के आसपास का एक ग्रुप है। तो इस ग्रुप के जो नॉवलिस्टकार हैं, ब्लूम्सबरी ग्रुप के जो नॉवलिस्ट हैं, एक बहुत बड़े मेंबर हैं, तो ये सदस्य रहे हैं वर्जीनिया वोल्फ। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, E.M. फॉरेस्टर वाज एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी सर्कल। किस E.M. फॉरेस्टर को, यह किससे संबंधित हैं, ये किस ग्रुप से जुड़े हैं? E.M. फॉरेस्टर को किस ग्रुप से जुड़े हैं? ये साहित्यिक, किस साहित्यिक ग्रुप, कौन सा साहित्यिक ग्रुप रहा है? तो प्री रेफालाइट ब्रदरहुड, बी लैक्विड, सी ब्लूम्सबरी ग्रुप और डी जॉर्जियन पोएट। इस प्रश्न, इन 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन आपको चुनना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, या ब्लूम्सबरी ग्रुप के नॉवलिस्टकार हैं। क्या है? या नॉवलिस्ट हैं, ये नॉवलिस्ट हैं, नॉवलिस्ट हैं इस ब्लूम्सबरी ग्रुप के E.M. फॉरेस्टर। राइट आंसर है सी। In the 5th century of the Middle Age, which materials replaced papers, rolls in book making? In book making 5th century में मिडिल एज, which material replaced papers, rolls in book making? जो पेपर्स था, पेपर रोल था, उसकी जगह किसने ले ली थी? पहले जो है एक पेपर्स एक प्रकार का पदार्थ था। इस पेपर एक प्लांट, एक पौधा था, उससे एक पेपर बनता था। उस पेपर की जगह किसने ले ली थी? उसका राइट आंसर क्या होगा? क्ले टेबल्स, पार्चमेंट और वेलूम, कोडेक्स, पाम लीव्स, वैक्स टेबल। कहने का तात्पर्य है, पहले 5th शताब्दी में, 5th सेंचुरी में पेपर्स रोल चलता था, लेखन सामग्री होती थी। यह एक लेखन सामग्री थी। पेपर्स या पेपर्स रोल जो है, पेपर्स रोल या लेखन सामग्री है, लेखन की सामग्री है, लेखन सामग्री है, जिस पे यह एक प्रकार पाइपर्स नाम का पौधा, पाइपर्स नामक पौधे से कागज बनता था, कागज बनता था। और इस कागज पर ये लेखन सामग्री की जाए या लेखन कार्य होता था। इसके बाद इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसकी जगह किसने ले ली? इसकी जगह किसने ले ली? पार्चमेंट। किसने ले ली? इस शब्द ने ले ली, पार्चमेंट और वॉल्यूम कोड्स। इस पार्चमेंट आ गया,
तो एक जो पार्चमेंट है क्या है, एक खाल होती थी भेड़ बकरियों की, बछड़ों की एक खाल होती थी। एक खाल पर लिखना प्रारंभ हुआ, क्योंकि पहले इस पेपर्स ये अधिक समय के लिए अवेलेबल नहीं था, खराब हो जाता था। ये अधिक समय के लिए इसे हम रोक नहीं सकते थे, अर्थात जल्दी इसकी अधिक समय तक नहीं रख सकते थे। इसके बाद इसका आविष्कार हुआ पार्चमेंट और वॉल्यूम कोड का। इस आविष्कार से इस जो है इसका स्थान कम हो गया, इस पर लेखन सामग्री इस पर नहीं होती थी। उसके बाद लेखन सामग्री पार्चमेंट और वॉल्यूम पर होने लगी। और ये जो है भेड़ बकरियों की खाल से बनाया जाता था, या भेड़ बकरियों की खाल से बनाया जाता था, जो कि अधिक समय के लिए या टिकता था, मजबूत था। तो इसका समझते हैं क्या है कि इसका पाइपर्स रोल का इन बुक मेकिंग के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ, इसका पार्चमेंट वॉल्यूम कोड्स का। तो राइट आंसर है बी। The papyrus plant grew most profusely in which region according to the text? क्या है, इस जो पाइपर्स है प्लांट जो है किस स्थान पर उगता था, किस स्थान पर इसे उगाया जाता है, इस पौधे को जिससे कागज बनाया जाता है? नील डेल्टा और यूफ्रेट वैली, मेडिटेरेनियन आइसलैंड और पर्शियन गोल्फ। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, नील डेल्टा में ये अधिक मात्रा में उगाया जाता था, जिससे कागज बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइपरस वाज डेवलप्ड इन विच एशियंट सिविलाइजेशन? किस सभ्यता में इसकी जो है प्राचीन समय में किस में डेवलप हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है बी, इजिप्ट। नेक्स्ट, पेपर्स मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन इन, जो पेपर्स था उसमें किस में लिखा जाता था, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट प्रतिलिपियां थी। तो पैराग्राफ में थी, स्टेंजा में थी, चैप्टर्स या चैप्टर में है। तो इसका राइट आंसर है सी, कॉलम्स। नेक्स्ट, पार्चमेंट वाज मेड फ्रॉम द स्किन्स ऑफ, जो पार्चमेंट बनाया जाता था किससे? स्किन से। स्किन्स उसकी खाल से बनाया जाता था, किसका? लायंस एंड हॉर्सेस, शीप्स, गोट्स और कॉल्स, डॉग्स एंड कैमल्स, एलिफेंट एंड बफेलो। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, ये भेड़ बकरियों एवं जो जानवरों के बछड़ों से बनने वाला ये जो सामग्री थी, लेखन सामग्री थी, ये अधिक समय तक टिकाऊ रहती थी, इसलिए पेपर्स के स्थान पर इसे पार्चमेंट का अधिक प्रयोग होने लगा था। नेक्स्ट, वॉल्यूम इज described as a cheap type of parchment, a material made from wools, a fine type of parchment from calf skin।
या इसका उल्लेख ये क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। यह एक जो है बछड़े से बनाया जाने वाला एक प्रकार का पार्चमेंट है, जो एक बहुत अच्छा होता था, लिखने में अच्छा एवं टिकाऊ होता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, द वर्ड इनक्यूनेबुला कम्स फ्रॉम लैटिन मीनिंग ए ऑप्शन एशिएंट विजडम, बी स्वेडिंग क्लॉथेज और क्रेडल और सेक्रेट टेक्स्ट, डी बुक्स ऑफ ओरिजिन्स। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? क्या राइट आंसर है इस प्रश्न का? इन कैनुला जो है वर्ड लैटिन से आया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ये लैटिन भाषा, किस भाषा का शब्द है? लैंग्वेज क्या है? ये लैंग्वेज जो है लैटिन है। कैसे है? लैटिन है। ये लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है कपड़े से बच्चे को लपेटना। क्लॉथेज, या हम कहें, क्या कहेंगे? क्रेडल, पालना, या हम कहेंगे पालना। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द मॉडर्न सेंस ऑफ वर्ल्स्क्यू एज थिएटर कम्स फ्रॉम शेक्सपियर कॉमेडी, ग्रेक ट्रेजेडी, प्ले, मोक सीरियस ड्रामा, थ्रो, इन कॉन्जरस इमिटेशन, डी फ्रेंच रोमांस। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? वर्ल्स्क्यू एक प्रकार का साहित्यिक या नाटकीय शैली है। इस शैली में कलाकृति, मजाक उड़ाना, हास्य, विनम्बना, बेमेल नकल आदि का उपयोग करना, इसका सीरियस विषय को एक हास्य विषय में प्रदर्शित करना, ये इसका आंसर है। जो थिएटर नाटक में प्रस्तुत किया जाता था, तो उसका राइट आंसर है सी। प्ले जो है मॉकिंग सीरियस ड्रामा थ्रो द इनकॉर्जियस इमिटेशन, एक सीरियस विषय को हास्य विषय में बदल देना, कॉपी कर देना। नेक्स्ट, लैम्पून यूजुअली एम्प्लॉयज, लैम्पून यूजुअली एम्प्लॉयज अलेग्री, कैरिकेचर, इपिक स्माइल्स और सोनेट फॉर्म। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। क्या इसका राइट आंसर बनेगा? लैम्पून यूजुअली एम्प्लॉयज अलेग्री, कैरिकेचर, इपिक स्माइल। राइट आंसर है बी। बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। किसी व्यक्ति या हास्य पद या चित्रण, लैम्पून एक प्रकार का व्यंग है। इसे संक्षिप्त शब्द में समझें कि लैम्पून एक प्रकार का व्यंग है जो अक्सर किसी व्यक्ति या संस्था की आलोचना करता है। किसी व्यक्ति या संस्था की आलोचना करता है, जो अर्थात उसकी मजाक उड़ाता है। जिस प्रकार आज के समय में हम न्यूज चैनल, टीवी पर, एवं एक उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि जिस प्रकार समाचार पत्रों एवं टीवी पर अक्सर हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय नेता हैं,
राष्ट्रीय नेताओं का एक कार्टून बनाकर उसका एक तरीके से मजाक उड़ाया जाता है। तो इस प्रकार वहां पर एक हास्य व्यंग होता है, हास्य होता है, व्यंग होता है। तो वहां पर हम लैम्पून को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो एक कैरिकेचर। नेक्स्ट, लैम्पून इज ए रोमांटिक बैलेट, heroic couplet, a short satirical work, a tragic monologue। लैम्पून क्या है? लैम्पून क्या है? ए लैम्पून इज एक रोमांटिक बैलेट, एक हीरोइक कपलेट, ए शॉर्ट सटारिकल वर्क, ए ट्रेजिक मोनोलॉग। इसका राइट आंसर क्या है? आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, Valesque parody and mock epic। Valesque parody and mock epic are mainly form of classical tragedy, comic literature, romantic poetry, symbolist writing। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है। क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा इसका? कॉमिक लिटरेचर। इसका बी ऑप्शन सही है। हास्य साहित्य, हास्य साहित्य, कॉमिक हास्य साहित्य। नेक्स्ट, पेपर्स यूज्ड इन अर्ली बुक मेकिंग वाज मेड फ्रॉम द स्टेम्स। आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? विलो ट्री, रीड प्लांट और पाम ट्री, बम्बू प्लांट्स। एक प्रकार का ये पेपर्स, जिसका पेपर्स प्रयोग होता था, वो क्या है? एक रीड प्लांट है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ए मोक इपिक, एक मोक इपिक इमिटेट्स द स्टाइल ऑफ इपिक फॉर ए ट्राइबल सब्जेक्ट। एक ट्राइवियल सब्जेक्ट। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? कॉमिक, डोमेस्टिक, सीरियस एंड ग्रांड, रोमांटिक। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, सीरियस एंड ग्रांड स्टाइल, सीरियस एंड ग्रांड स्टाइल। नेक्स्ट प्रश्न, पैरोडी बिलोंग टू व्हिच टाइप? पैरोडी किस प्रकार से संबंधित है ऑफ लिटरेचर? साहित्य में किस प्रकार से पैरोडी संबंधित है? लो वल्स्क्यू, बी हाई वल्स्क्यू और सी पास्टोरल, डी गोथिक। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, लो वल्स्क्यू। नेक्स्ट, इन पैरोडी द सीरियस स्टाइल इज applied to। Parody, in parody the serious style is applied to A option alleviated subject, B religious theme, C low or comic subject, D philosophical themes। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। आज के सेशन में 30 MCQs MH अब्राहम बुक। यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।